आपसमों का अध्याय 3 जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इसका क्या इसमें स्वागत है। हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाएंगे। अब देखो ये क्या है, पहला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमने एक कुर्सी पे सभी लोगों को बैठा हुआ दिखाया है, लेकिन जब आप तीसरा नंबर का अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ देखो एक कुर्सी है, इस पर कोई नहीं बैठा हुआ है और सभी लोग बैठने के लिए संघर्ष कर रहे हैं इस कुर्सी पर। ठीक है, तो यानी प्रतिस्पर्धा होगा और संघर्ष होगा, हम इसी की बात करेंगे। तो चलो इसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहता है बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारण की बात है तो देखो 1971 में हमारे देश में चुनाव हुआ था। उस चुनाव का जो नारा था, कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन हुआ क्या, जीती और सरकार बनाई, लेकिन हुआ इसके उल्टे। देश में कोई हालात नहीं सुधरे, गरीबी जस की तस थी। उल्टे क्या हुआ, जो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो इसलिए हमने बांग्लादेश युद्ध लिखा है। उसके कारण क्या हुआ, भारत में शरणार्थी आ गए थे बांग्लादेश से, शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई थी। जब किसी परिवार में 5 आदमी पहले से मौजूद है और बाहर से 10 आदमी होंगे तो क्या होगा, संसाधन पे लूट पड़ेगा, खाना घट जाएगा, हर चीज घट जाएगा। तो क्या हुआ, देश में आर्थिक संकट जो पहले से ही था वो क्या गया, बढ़ गया। वो क्या गया, बढ़ गया। उसी समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, तो अमेरिका ने क्या किया, भारत को मदद देना बंद कर दिया। एक तो हमारे पास पहले से हमारी स्थिति खराब थी, मदद भी आना बंद हो गया, और तेल की कीमतें में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। अब तेल की कीमतों में बढ़ने से क्या हुआ, देखो हमारे यहाँ सामान एक जगह से जो दूसरी जगह जाता है वो गाड़ियों से जाता है, वाहनों से जाता है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे तो सामान को ले जाने में लागत बढ़ जाएगा, तो सामान का दाम बढ़ जाएगा। तो इससे प्रभाव पड़ा। यहां तक ही नहीं हुआ था, अभी इतना ही कम नहीं था कि 1972-73 में सूखा भी पड़ गया। सूखा भी क्या गया, पड़ गया। अब खाना भी दिक्कत हो गया, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और भ्रष्टाचार बहुत अधिक तक बढ़ गया था। तब क्या हुआ, मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। क्लियर हो गया पहला नंबर क्वेश्चन, गुड। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। छात्र आंदोलन देख लिए, चिपको आंदोलन देख लिए, चिपक गया, नाम से क्लियर है। ये कहां हुआ था, उत्तराखंड में। कहां हुआ था, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कुछ गांव के लोगों ने पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी। कहा पेड़ को काटने की, साहब हमें अनुमति दीजिए, पहाड़ है वहां पे पेड़ को काटने की अनुमति लेना पड़ता है, नहीं तो पहाड़ में क्या होगा, भूस्खलन ज्यादा हो जाएगा। क्यों मांगा था, ताकि वो खेती के औजार बना सकें। उस समय ट्रैक्टर उक्टर का उतना नहीं था प्रचलन, लेकिन सरकार ने यह अनुमति उसको नहीं दी। नहीं देता तो कोई बात नहीं था, लेकिन जले पर छिलका छिड़का नमक, उन्होंने यह अनुमति किसको दे दिया, बाहर की कंपनियों को दे दी। किसको दे दी, बाहर की कंपनियों को दे दी। जब आप घर के लोगों को दिखाएंगे ठेंगा और बाहर के लोगों को देंगे मिठाई तो क्या होगा, गांव वाले नाराज हो गए। गांव वाले क्या हो गए, नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने पेड़ों को बचाना होगा, हमें अपने पेड़ों को बचाना होगा। तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा चिपको आंदोलन। जिसका नाम क्या रखा, चिपको आंदोलन। अब आंदोलन शुरू हुआ तो उसका कोई उद्देश्य होगा, उसका कोई उद्देश्य होगा। तो क्या था उद्देश्य, कि जो हम स्थानीय लोग हैं, जो कि यहाँ के बसिंदे हैं, उनको जल पे भी अधिकार हो, जंगल पे भी अधिकार हो और जमीन पे भी अधिकार हो। तीनों चीज पे अधिकार हो, है ना। हवा, जल और जमीन, तीनों चीज, हवा मिट्टी और जल, तीनों चीज पे पानी, तीनों चीज पे अधिकार चाहिए। पानी के रूप में जल, मिट्टी के रूप में जमीन और हवा के रूप में जंगल। इन तीनों पर अधिकार चाहिए। इन तीनों पर क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या है। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या है, तो चलो देखते हैं।
कहता है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन ऐसे लोगों का समूह होता है, नाम से ही देखो क्लियर है, क्या नाम है, कहता है स्वतंत्र हो और राजनीतिक संगठन हो, स्वतंत्र हो, ठीक है, किसी से बंधा हुआ नहीं हो। तो ये क्या होता है, जो किसी विशेष उद्देश्य को पाने के लिए बिना किसी राजनीतिक दबाव के मिलकर काम करता है। जैसे अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, जो आज राजनीतिक पार्टी बन गया, वो एक तरह का स्वतंत्र राजनीतिक संगठन था। इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, ठीक है, और बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करता है। तो क्लियर हो गया। चौथा नंबर, भारतीय किसान यूनियन, बहुत आज ये चर्चा में आजकल रहता है, खास करके बीजेपी की सरकार करने के बाद, ठीक है। तो कहता है ये जो भारतीय किसान यूनियन है, इसकी मुख्य मांगे क्या थी। तो क्या मांग था, चार मांग था मुख्य रूप से। कितना मांग था, चार मांग था। तो पहला मांग क्या था, गन्ने और गेहूं का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाया जाए। देखो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार इस मूल्य पर खरीदती है। तो कहा इसको बढ़ाइए क्योंकि हमारी लागत बढ़ गई है। क्यों बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि उनकी लागत बढ़ गई। वो लोग मुख्य रूप से क्या उपजाते थे, गन्ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में और गेहूं पंजाब में। दूसरा चीज, जब कोई कृषि उत्पाद एक राज्य से दूसरा राज्य जाता है तो दूसरा राज्य क्या करता है, उस पर टैक्स लगाता है। तो कहता है कि ये इससे क्या होता है, सामान के दाम बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है सामान को खरीदा नहीं जाए, कृषि उत्पाद है, क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा इस पर जो है उस पर रोक हटाई जाए, उस पर रोक हटाई जाए। तीसरा चीज, किसानों को सस्ती और पक्की बिजली दी जाए। क्यों बिजली दी जाए, अगर डीजल का दाम ज्यादा होता है उससे वो क्या करेगा, पानी को पटाएगा और फसल बाद में नहीं हुआ, लागत लग गया और किसान को क्या हुआ, लॉस हो गया। तो कहा ऐसे केस के लिए हमको पहले सस्ती बिजली दीजिए। क्या दीजिए, सस्ती दीजिए और पक्की बिजली दीजिए। जब हमको फसल में पानी की आवश्यकता हो तब हम पानी पटा सकें। दूसरा बात, अगर हमने कोई कर्ज लिया है तो उसको माफ कर दिया जाए क्योंकि हमें खेती में नुकसान हो गया है। इसके अलावा हमारे लिए एक पेंशन योजना भी शुरू कीजिए क्योंकि हम क्या हैं, अन्नदाता हैं। तो ये सब क्या थी, इनकी मांगे थी। गुड। सूचना के अधिकार आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें कभी कभी लेख भी लिखने के लिए आता है। तो कहता है ये जो सूचना का अधिकार है इसके क्या उद्देश्य थे। तो देखो क्या हुआ, कहां से शुरू हुआ था, राजस्थान के गांव से शुरू हुआ था। 1994 और 96 में लोगों की जन सुनवाई की गई। उसके बाद सरकार ने पंचायत के दस्तावेजों को देखने की अनुमति दी। हुआ क्या ना कि लोगों को कुछ चीज देखना तो 1994 और 96 में, लेकिन लोगों को देखने के लिए नहीं दिया जाता था। तो लोगों ने क्या किया, जन सुनवाई की। तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार उस बात को, उन मांगों के सामने झुक गई और पंचायत के जो दस्तावेज थे उसको देखने की अनुमति दी गई। तो कहते हैं ना, एक बार जब कोई चीज शुरू हो जाता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो 1996 ईस्वी में, कब, 1996 ईस्वी में एक राष्ट्रीय समिति बनती है। धीरे धीरे 2002 में फाइनली एक विधेयक लाया गया। एक क्या किया गया, विधेयक लाया गया, लेकिन यह लागू नहीं हो सका। 2004 में सरकार बदलती और फिर से संसद में विधेयक को लाया गया और 2005 में यह कानून बन गया। इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी मिले। आप आरटीआई के माध्यम से कोई भी जानकारी ले सकते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला नहीं है। तो क्लियर हो गया। अब है राजनीतिक दल की परिभाषा दें, है ना, दल जो राजनीति के लिए काम करता है। तो दल होगा तो कोई समूह होगा, दल समझो, दल है तो क्या होगा, समूह होगा। तो कहता है ये कैसा समूह होगा, जिसमें एक समान उद्देश्य हो। कोई भी समूह हो तो उसका एक उद्देश्य होगा, तो उद्देश्य क्या हो, समान उद्देश्य हो। दूसरा, ये जो उद्देश्य हो वो कौन सा उद्देश्य हो, सामाजिक उद्देश्य ना होकर के क्या हो, राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हो, तो हम उसको राजनीतिक दल कहते हैं। पहला क्या हो, समूह हो, और वो जो समूह हो उसका एक क्या हो, उद्देश्य, और वो उद्देश्य क्या हो, राजनीतिक गतिविधि वाला उद्देश्य हो, उसका उद्देश्य क्या हो, राजनीतिक गतिविधि वाला हो। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हमने देख लिया है।
अब आते हैं 7 नंबर पे। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है? देखो, यहां है जनता, यहां है सरकार, और यहां है राजनीतिक दल, यहां है राजनीतिक दल। तो कहता है ये क्या है? कड़ी है। ये क्या है? कड़ी है। तो कहता है ये कैसे कड़ी के रूप में कार्य करता है? तो चलो देखते हैं। राजनीतिक दल, इसका क्या काम है? इसका काम है जनता की जो समस्या है उसको वो उठाए, यानी सामने लाए। तो समस्या को सिर्फ उठाए ही नहीं, जब कोई समस्या को उठाएगा तो उसका समाधान भी ढूंढना है। उसका क्या करना है? समाधान भी ढूंढना है। ठीक है, समाधान ढूंढ लिया, इसकी भूमिका निभाते हैं। अब कहता है ये एक लोकतांत्रिक देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है इस देश की। तो यहां पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो अपनी समस्याओं पर विचार रखते हैं कि हमारे साथ ये समस्याएं। ठीक है, लेकिन उस विचार का कोई असर हो सकता है। मेरे पास हजारों समस्याएं हैं, लेकिन उस विचार का तब तक असर नहीं हो सकता है जब तक कि उसे किसी दल से ना जोड़ा जाए। अगर एक व्यक्ति की समस्या है, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो 10 व्यक्ति की समस्या हो जाए तो उसका समाधान निकलना आवश्यक है। घर में, मेरे घर का जो आंगन है वो मिट्टी से है, या मेरा घर का जो फर्श है वो मिट्टी का है, वो प्लास्टर नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रोड पर मिट्टी है तो पूरे गांव के लोगों को परेशानी है, तो रोड तुरंत बन जाता है, रोड तुरंत बन जाता है। अब ऐसा हो गया, हम मान लिए कि राजनीतिक दल नहीं है, राजनीतिक दल नहीं है, तब क्या होगा? सभी उम्मीदवार क्या हो जाएंगे? निर्दलीय होंगे। अब क्या होगा? जब निर्दलीय हो जाएगा, कोई दल ही नहीं होगा, तो सब अपना अपना नीति बनाएगा। अब क्या होगा ना कि हर व्यक्ति अपना ढोलक बजा रहा है। अगर सब अपने ही ढोलक बजाने लगे तो हमको सुर और ताल का पता नहीं चलेगा। तो क्या होगा? राष्ट्र हित की बजाय स्थानीय फायदे का ख्याल रखा जाएगा। तब फाइनली क्या, इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक दल ही सरकार के बीच सेतु का काम करता है। राजनीतिक दल ही सरकार के बीच सेतु का काम करता है। क्लियर हो गया? दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून क्या है? दल ऐसा कानून जो दल बदलने पर कोई चीज करता है, यानी दल को नहीं बदल सकता है, दल को नहीं बदल सकता है। क्या है? चलो देखते हैं। दल बदल कानून वह कानून है जो विधायकों और सांसदों को किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोकता है। देखो, दल को बदलने पर कानून है, तो यह किस पर कानून होगा? जो दल से संबंधित होगा। दल से संबंधित कौन होता है? विधायक होता है और सांसद होता है। किस चीज से रोकेगा इसको? कि आप इस पार्टी में हैं तो दूसरा पार्टी में मत जाइए, आप इस पार्टी में हैं तो दूसरा पार्टी में मत जाइए। तो यह कानून कैसे लागू हुआ? क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उस समय यह कानून नहीं था। तो कहा यह कानून संविधान में एक संशोधन के रूप में पेश किया गया था, ताकि राजनीतिक दलों के बीच आने जाने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो। अब वो था राजद में, चला गया जदयू में। अब जनता ने उसको देखा था अच्छे किसी और रूप में, वो हो गया किसी और रूप में, तो इसको रोका गया। क्लियर हो गया? 9 नंबर, राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? यहां पे हम नाम नहीं लिख सके, बीजेपी और कांग्रेस लिख लेना। दो चीज लिख लेना, सॉरी, एक ऑप्शन लिख लेना, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे में लिख लेना भारतीय कांग्रेस। दूसरे में लिख लेना भारतीय कांग्रेस। चलो देखते हैं। कहता है वे राजनीतिक दल जो पूरे देश में सक्रिय होते हैं। कोई भी ऐसा राजनीतिक दल जो क्या है, देखो,
नाम से समझो, राष्ट्रीय यानी पूरे राष्ट्र में है, पूरे राष्ट्र में है। तो राष्ट्र का बात बोले तो जो पूरे देश में क्या है, सक्रिय है। तथा जिसकी नीतियां, अब जब वो पूरे देश में सक्रिय होगा तो उसकी नीतियां और कार्यक्रम जो होंगे वो क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा। क्योंकि अब ऐसा हुआ कि उसका नीति और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लिए केवल बना हुआ है और वो पार्टी बिहार में भी है, तो फिर बिहार में तो उसको वोट मिलेगा नहीं। तो उसकी नीतियां और कार्यक्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर के होते हैं, इसलिए उन्हें हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हम लोग इसको देखेंगे। चलो देखते हैं क्या है हमारे लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने पक्ष में तर्क दें। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। कहता है लोकतंत्र मजबूत हो रहा है संघर्ष से, और वो संघर्ष क्या है, एक व्यक्ति का नहीं है, पूरी जनता का है। तो संघर्ष से कोई चीज कमजोर होता है, लड़ाई से कोई चीज कमजोर होता है, लेकिन यहाँ उल्टा चीज होता है, मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? अगर हम पढ़ाई में संघर्ष करते तो हमारी पढ़ाई मजबूत होती है, ये पॉजिटिव चीज है। उसी तरह से जनता अगर संघर्ष करती है तो लोकतंत्र मजबूत है। कहता है आप इस कथन से सहमत हैं तो अपने पक्ष में तर्क दें। हम मानते हैं कि अगर कोई लोकतंत्र है वो मजबूत और सुदृढ़ तभी बनेगा जब उसमें जनसंघर्ष होगा। जब उसमें क्या होगा? जनसंघर्ष होगा। तो कहा कि हमारा जो लोकतंत्र जो मजबूत हुआ है वो इसलिए हुआ है 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में। कितने दशक में? 7वें दशक में इस तरह के कई सामाजिक और लोकप्रिय संघर्ष हुए थे। उदाहरण, अब इसमें उदाहरण है अपने ही देश का। क्या है? अपने ही देश का। अपने देश में 1971 में क्या हुआ था, गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी ने नारा दी थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन इंदिरा गांधी अपने आप को तानाशाह समझने लगी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी और जो ये लोकतंत्र था उसको कमजोर करने की क्या की, कोशिश की। तो क्या हुआ, लोकतंत्र था तो जब कोई गलत चीज होगा तो जनता विरोध करेगी, तो जनता ने क्या किया, विरोध किया। और जनता को ऐसा लगा और लोगों को ऐसा लगा कि एक अलग पार्टी बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक पार्टी का स्थापना किया जिसका नाम था जनता पार्टी। कब किया? 1977 में, आपातकाल के 2 साल बाद। कब किया? 1977 में। तो क्या हुआ, इस बात से हम क्या समझते हैं, और जनता पार्टी की सरकार भी बनती है। इससे हम यही समझते हैं कांग्रेस पार्टी हार जाती है कि अगर कोई सरकार जनता की इच्छाओं को नजरअंदाज करती है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जनता की इच्छाओं को नजरअंदाज किया, तो क्या हुआ, आपातकाल लगा तो जन संघर्ष उभरा, लोग जेल गए, कारागार गए और सरकार को निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाता है, आपातकाल को खत्म करना पड़ा। इस तरह से हम देखते हैं कि जन संघर्ष लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हुआ छात्र आंदोलन राष्ट्रीय हो गया? आप कैसे कह सकते हैं ये जो छात्र आंदोलन जो शुरू हुआ था बिहार में वो राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुआ? किस आधार पर आप कह सकते हैं? बिहार तो एक राज्य है, लेकिन आप राज्य आंदोलन के बजाय आप राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे हैं। कहने का मतलब है ये पूरे राष्ट्र में फैला था, ये पूरे राष्ट्र में फैला था। मार्च 1976 में बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 74 में खाद्यान्न की कमी और कीमतों में वृद्धि के विरोध में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। मार्च 1974 में आंदोलन शुरू किया। कोई भी आंदोलन कब होता है? जब पूरे देश की व्यवस्था चरमरा जाती है, तो उस समय बेरोजगारी चरम पे था। छात्र आंदोलन क्यों करेगा? जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा। अब उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उसको रोजगार नहीं था, जो रोजगार था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ था, खाद्यान्न की कमी हो चुकी थी और जो सामान बचे खुचे थे उसके दाम बढ़ चुके थे, तो आंदोलन होना ही था। किसी भी आंदोलन को एक नेता की जरूरत होती है। देखो, भीड़ का कोई नेता नहीं होता है, तो भीड़ क्या करती है, तोड़ फोड़ पे उतारू आ जाती है, फिर इसके ऊपर पुलिस केस हो जाता है और ये जेल चला जाता है। लेकिन जब इसे कोई नेतृत्व करता है
तो ये एक आंदोलन हो जाता है। भीड़ अराजकता फैलाती है। तुम देखना जहां कई लोगों की भीड़ हो वो क्या करता है, तोड़ फोड़ करता है। लेकिन इस भीड़ को जब एक नेता मिलता है तो ये आंदोलन का रूप ले लेता है। तो वो नेता कौन बने थे, जयप्रकाश नारायण। कौन बने थे, जयप्रकाश नारायण। नेता बनने के साथ उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, कहा इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। लेकिन इस्तीफा तो देता नहीं। इनको अपनी ताकत दिखानी थी, तो ताकत इन्होंने कहां दिखाया, दिल्ली के रामलीला मैदान में। दिल्ली के रामलीला मैदान में जब इन्होंने अपनी ताकत दिखाई तो क्या हुआ, पूरे देश में हलचल मच गई, पूरे देश में हलचल मच गई। इंदिरा गांधी को लगा अब उसकी सत्ता गई। डर से उसने 1975 में आपातकाल लागू कर दिया। जब आपातकाल लगा तो कई लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और 1977 में आपातकाल की समाप्ति के बाद चुनाव हुए। फिर क्या हुआ, आपातकाल समाप्त हुआ, चुनाव हुआ, और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। इस प्रकार बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन राष्ट्रीय बन गया। तो क्लियर हो गया, हमने ये भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है। इसको क्या करता है, एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। अब थोड़ा सा चीज को देखो, क्षेत्रीय भावना है, हमारे अंदर बिहारी की भावना है। हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हमारे अंदर अपने राज्य के प्रति निष्ठा है। तो कहता है ये लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है। लोकतंत्र को क्या करती है, मजबूत बनाती है। कैसे, तो देखो, हर व्यक्ति की क्या है, अपनी पहचान होती है, जैसे वो किस धर्म से है, जाति से, और कौन सी भाषा बोलता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद हम ये मानते हैं कि हम सब क्या है, भारतीय हैं। तो ये जो क्षेत्रीय विविधता है ये देश को तोड़ती नहीं है बल्कि एकता में मदद करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। जैसे अब देखो, हम जो इडली डोसा बहुत चाव से खाते हैं, ये क्या है, दक्षिण भारत का व्यंजन है। लेकिन हम इसको चाव से खाते हैं, इडली को भी और डोसा को भी। तो क्या हुआ, ये जो विविधता थी इसने हमारी स्वाद को बढ़ा दिया, हमारी स्वाद को बढ़ा दिया। तो इसने क्या किया, हमें तोड़ा नहीं बल्कि दक्षिण भारत से क्या किया, जोड़ दिया। दक्षिण भारत से क्या किया, जोड़ दिया। तो ये जो क्षेत्रीय विविधता थी इसने क्या किया, हमें तोड़ा नहीं बल्कि एकता में मदद किया। अब हमको दक्षिण भारत भी जाने की इच्छा है। क्लियर हो गया। अब आते हैं ख नंबर। दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। दबाव समूह जो अपनी बात को बनाने के लिए दबाव डालता है, कहता है ये स्वार्थी तत्वों का समूह है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। तो देखते हैं, कहता है भारत में सबको अपनी बात कहने की आजादी है, हमारा देश है, लोकतंत्र है। तो कोई भी जो दबाव समूह है वो क्या बनाएगा, दबाव बनाएगा। क्या करेगा, दबाव बनाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, वो गलत दबाव, वो गलत मांग कर देते हैं, गलत मांग कर देते हैं, जो उनकी मांग जायज नहीं है। अब अगर ये कह दे कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाला नहीं रहेगा और हिंदी बोलने वाला लोग कह दे बिहार में महाराष्ट्र की कोई कंपनी नहीं चलेगी, तो ये क्या हुआ, गलत बात हो गया। तो ऐसे चीज को हम रोक सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते, रोक सकते हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर। जनसंघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। ये जो जनसंघर्ष है ये क्या है, लोकतंत्र का विरोधी है। तो देखो, जब सरकार कोई गलत निर्णय लेती है, अब कोई भी निर्णय अगर गलत होगा तो गलत चीजों का क्या होता है, हमेशा विरोध होता है। तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन अगर जनसंघर्ष से हिंसा या व्यवस्था होती तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए जनसंघर्ष शांतिपूर्ण होना चाहिए। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था अगर भीड़ तोड़ फोड़ पर आ जाए तो वो आंदोलन ना होकर के अराजकता है, तो वो अव्यवस्था है। तो इसलिए कोई भी जो जनसंघर्ष हो वो क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। गुड, गो नंबर। भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। यह बात सही है, हमारे यहाँ जो भी आंदोलन हुए उसमें महिलाओं की भूमिका क्या है, नगण्य है। क्यों नगण्य है, तो देखो, प्राचीन काल से ही महिलाओं की भूमिका जो है समाज में क्या है, सीमित थी। क्यों सीमित थी, हमने उन्हें घर गृहस्थी में ही रखा था, बाहर किसी कार्य में शामिल होने की कोई अनुमति नहीं दी थी।
तो जब हम उसको बाहर ही नहीं आने देंगे तो आंदोलन जो कि घर से बाहर होता है उसमें योगदान महिलाओं का क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। लेकिन समय क्या हुआ, समय बदलता रहता है, समय बदला और आज महिलाएं जो है वो विभिन्न आंदोलन में सक्रिय हुई और वो आज समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्लियर हो गया। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं? राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। कहता है ये जो राजनीतिक दल है ये लोकतंत्र का क्या है, प्राण है, और चुनौतियों का वर्णन करें। तो देखो देखते हैं क्यों प्राण कहते हैं। अगर किसी चीज से किसी व्यक्ति के या किसी प्राणी के शरीर से प्राण निकल जाए तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। तो कहता है उसी तरह से अगर हम राजनीतिक दल को निकाल दें तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो है वो जीवित नहीं रहेगी और ये सरकार को क्या करती है, जिम्मेवार बनाती है। प्रमुख चुनौतियों का कहता है वर्णन करने, तो चलो हम चुनौतियों का वर्णन किए हैं। टोटल कितनी चुनौती है, 1 2 3 4 5 और 6 चुनौती है। टोटल कितनी चुनौतियां हैं, टोटल 6 चुनौतियां हैं। पहला आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। देखो दल के अंदर जो फैसला लेता होता है, अब क्या है ना, वहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है कि सभी, अभी जैसे कोई पार्टी है, अभी एक नई पार्टी है आ रही है, मान लो कि कांग्रेस की ही पार्टी है, अब इसमें किसी नेता का चुनाव करना है तो उसके लिए वोटिंग नहीं हो, तो ये क्या हुआ, आंतरिक लोकतंत्र की कमी हो गई। नेतृत्व का संकट, कोई भी जो राजनीतिक दल है उसमें कोई सर्वमान्य नेता नहीं है जो पार्टी को सही दिशा दे सके। वंशवाद है, अब अगर किसी नेता का बेटा है वही नेता बन जाता है। काले धन और अपराधियों का प्रभाव है, आज हर पार्टी में काला धन है और उसमें अपराधी जीत करके आ रहे हैं। सिद्धांतहीनता है, इलेक्शन में वो किसी पार्टी का विरोध करते हैं और चुनाव होने के बाद किसी भी पार्टी से सट जाते हैं, और अवसरवादी गठबंधन है। ये सब क्या है, चुनौती है। तो क्लियर कर दिए हम इसको, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? अब राजनीतिक दल है तो सवाल है कि राष्ट्रीय विकास में कैसे देते हैं। बहुत मदद करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं, लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताते हैं। जो पार्टी जिस लोगों का प्रतिनिधित्व करती है उसको उसके अधिकार के बारे में जागरूक करती है। जब जागरूक बनेगा तो लोगों में एकता बनेगी, लोगों में क्या होगी, एकता बनेगी, और जब ये सब चीज होगा तो देश में एक मजबूत सरकार होती है। तो जब कोई मजबूत सरकार बनेगी तो वो क्या करेगी, जितनी भी योजनाएं हैं उसको अच्छे से बनाएगी और उसको लागू भी करेगी। अब क्या है, ये सब चीज कब होगा, कोई भी राजनीतिक दल जो होता है ये सब काम कहाँ होता है, संसद में होता है। वहां क्या होता है, नीतियां और कार्यक्रम बनती है, उसको पास करवाने में मदद करती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर देश के लिए जरूरी फैसले लेते हैं। अभी क्या है, पहलगाम में जो हमला हुआ है, ठीक है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों क्या हुआ है, मिल गया है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल है वो देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर हो गया। राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य क्या क्या है, तो देखते हैं क्या क्या कार्य है। पहला है नीतियां बनाना। क्या है, नीतियां बनाना। अब जो चुन करके जाएगी तो वो क्या करेगी, जनता के लिए नीतियां बनाएगी, योजना बनाएगी। ठीक है, इस बार हम रोड बना देंगे, इस बार हम स्कूल का निर्माण कर देंगे। शासन चलाएगी, कहीं कोई व्यवस्था तो नहीं है, फिर अगली बार चुनाव लड़ेगी, जनता की राय बनाएगी, सरकार और जनता के बीच सेतु बनाएगी, राजनीतिक शिक्षा देगी, और सदस्य बनाना और सामाजिक काम करना। ये सब चीज है, आप इसको देख के उतार लीजिएगा। गुड। 7वां नंबर बहुत अच्छा चीज है, इसको हम समझाते हैं। कहता है राष्ट्रीय एवं राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करते हो, इसके मापदंड क्या है। ये जो राजनीतिक दल है, अब सवाल है क्या हम एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लेंगे तो क्या उसको मान्यता मिल जाएगी। अभी हम एक पार्टी बना लेते हैं अपने ही कोचिंग के नाम से, तो नहीं, उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, चुनाव चिन्ह, चुनाव आयोग। कहाँ जाना पड़ेगा, चुनाव आयोग। और जो चिन्ह होगा जिस पर इलेक्शन का चुनाव, जिस पर इलेक्शन लोग लड़ेंगे, वो भी कौन देता है, चुनाव आयोग। अब 2 प्रकार का दल होता है, एक होता है राष्ट्रीय दल, दूसरा होता है राज्य स्तरीय दल। तो राष्ट्रीय दल क्या है, यहाँ देखो, या तो ये हो यहां से यहां तक, या तो ये हो। क्या कहता है, जो इलेक्शन हो कम से कम 6% वोट मिले। कहां मिले,
2 या अधिक राज्यों में, साथ ही 4 सीटें भी हो, साथ ही 4 सीटें भी हो, या ये नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, 2% यानी 11 सीटें आनी चाहिए जो 3 राज्यों से, कम से कम 3 राज्यों से। क्लियर हो गया। अब आता है 6% वोट मिलने चाहिए राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए, या 3 सीटें हो या 3% सीटें जीतनी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। समाप्त हो गया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे।